नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण चैनल पे। दोस्तों, हमने खान सर की जो नोस्ट है हिस्ट्री का, उससे हमने 2 पार्ट हमने देख लिए हैं। आज हम 3rd पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे। हमने लास्ट में देखा था ऐतिहासिक काल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये हमारा ऐतिहासिक काल, हम तीसरा पॉइंट देखा था ऐतिहासिक काल। इसमें हम कुछ इसके बारे में हमने लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक काल की जो जानकारी हमें मिलती है वो यहाँ पर एक प्राकृतिक साक्ष्य है, विदेशी वृत्तांत होता है और एक साहित्य है। ये 3 हमारे पास जो ऐतिहासिक काल को समझने के लिए है। तो पहला हम देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक काल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ऐतिहासिक काल है। उसके बाद पुरातात्विक, ये हमने आपको बताया। उसके बाद आपका विदेशी वृत्तांत है, ये रहा विदेशी वृत्तांत। और आपका ये साहित्य। अगला देख लेते हैं। उसके बाद साहित्य पुरातत्व में आपको सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, ये आता है। और साहित्य में आपका धार्मिक साहित्य हो जाएगा और गैर धार्मिक साहित्य हो जाएगा, यानी धार्मिक ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में आपका वेद हो जाएंगे, वेदांग हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। और गैर ब्राह्मण में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये आपको गैर ब्राह्मण में आते हैं। अगला हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक साक्ष्य में सिक्का के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, सिक्का क्वाइंस, सिक्के का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। आप देख पा रहे हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। और पहला ऑप्शन जो है हमें टेराकोटा सिक्का मिट्टी का बना था। जो टेराकोटा सिक्का जो था वो मिट्टी का बना था और यह सिंधु सभ्यता में बना था। दूसरा जो सिक्का मिला हमें मौर्य काल के समय आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अगला देख लेते हैं। आहत सिक्के जो आहत सिक्के थे, आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आहत सिक्के, ये रहा आपका, आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी और केवल चित्र बने होते थे। दूसरे पॉइंट में पढ़ रहे हैं। यहाँ पहला धातु सिक्का था, वो पहला धातु सिक्का था और इस पर लिखावट नहीं होती थी। तीसरा पॉइंट है हमारा पर्ण चांदी के सिक्के थे। जो चांदी के सिक्के थे उसे पर्ण कहा जाता था, जो मौर्य काल से प्रचलित थे। और चौथा सीसा का सिक्का, ये सातवाहन काल से प्रचलित था और पहली बार सोने का जो सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। और छठा पॉइंट है हमारा शुद्ध सोने का जो सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। अगला हम देख लेते हैं। सातवां जो है हमारा सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का जो सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ था। इस समय सकंद गुप्त शासक थे, यानी सकंद गुप्त के शासक था। उस समय जो है अशुद्ध सोने के सिक्के, जिन मिलावटी सिक्के ज़्यादा प्रयोग हुए थे। 8वां पॉइंट हम देख लेते हैं। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ था, चांदी का सिक्का। और 9वां पॉइंट है हमारा मयूर शैली का सिक्का, गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है कि समुद्रगुप्त का ही जो चित्र है वो सिक्के पे दर्शाया गया है बिना बजाते हुए। और कौड़ी के 10वां, कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ था। ये फैक्ट हमारे गुप्त काल के हैं। आगे हम देख लेते हैं। और इसमें 11वां पॉइंट जो है, इसमें चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में सियाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। जो हुमायूं का जो शासनकाल था उस समय चमड़े का सिक्का प्रारंभ हुआ था।
और नेक्स्ट पॉइंट है मैं रुपए का प्रयोग शेषशाह सूर्य ने किया था, और दाम का प्रयोग भी शेषशाह सूर्य ने ही किया था, और सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने किया। ये हमारा 13-14 पॉइंट था। अब हम सिक्के के बारे में देखने के बाद हम देख लेते हैं अभिलेख। अभिलेख इसे आप देख पा रहे हैं, अभिलेख पत्रों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। जो पत्थर पर खुद करके लिखाई होता है अभिलेख होता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख होता है, और स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख होता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं इसमें का। तो स्तंभ लेख कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभिलेखों का जो अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और अगला पॉइंट है प्रमुख अभिलेख जो है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। ईरान का शासक था डेरियस, उसने सबसे पहले अभिलेख लिखने का कार्य किया था। और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पहला अभिलेख बोगजोई से मिला, जो तुर्की या एशिया माइनर में है, ये बोगजोई में है। और पहला पॉइंट हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में स्थित है, जिसे कलिंग राज खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। ये जो गंगवंश से संबंधित है ये। अगला देख लेते हैं एहोर अभिलेख। एहोर अभिलेख राजस्थान में स्थित है। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है पुलकेशिन ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। इसमें जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, तो इसमें उस पुलकेशिन द्वितीय के विजय की चर्चा है। अगला देख लेते हैं। अगला है तीसरा पॉइंट है हमारा जूनागढ़ का अभिलेख। ये गुजरात में स्थित है, और इसमें रुद्रयायन सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और अगला जो पॉइंट है प्रयाग अभिलेख, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, और इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। यानी प्रयाग अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। और अगला है भीतरी अभिलेख, पांचवा पॉइंट है हमारा, चौथा हो गया। पांचवा पॉइंट है ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त ने हुनों पर आक्रमण की चर्चा की है। छठा अभिलेख जो है बिहार अभिलेख, यानी बिहार शरीफ में ये स्थित है, और स्कंदगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ की चर्चा की है इसमें। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा देवपारा का अभिलेख। देवपारा अभिलेख ये बांग्लादेश में स्थित है, और यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है। यानी जो देवपारा अभिलेख है यह सेन वंश के शासक विजय सेन से संबंधित है। 8वां पॉइंट देख लेते हैं ग्वालियर का अभिलेख। ये मध्य प्रदेश में है ग्वालियर, और प्रतिहार शासक जो भोज थे ये उनसे संबंधित है। यानी ग्वालियर का जो अभिलेख है वो भोज शासक से संबंधित है, जो कि प्रतिहार वंश के थे। और 9वां जो पॉइंट है हमारा मंदसौर अभिलेख। ये मध्य प्रदेश में ये भी है, और मालवा का शासक यशोवर्मन का है। यानी मालवा के जो शासक यशोवर्मन थे उनसे ये मंदसौर अभिलेख संबंधित है। हमने अभिलेख पर चर्चा कर लिया। अब अगला पॉइंट है हमारा स्तंभ लेख। स्तंभ लेख देख लेते हैं। स्तंभ लेख क्या होता है? यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं, और इसमें जो पहला पॉइंट है महरौली स्तंभ लेख, यह दिल्ली में स्थित है महरौली स्तंभ। और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी उसका दूसरा नाम तो विक्रमादित्य उपाधि मिली थी उन्हें का है, और इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, अर्थात यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है, महरौली स्तंभ लेख। और दूसरा है हमारा मथुरा अभिलेख, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। इसमें सहिष्णुता का चर्चा है। और तीसरा पॉइंट है एरन अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश में है, और भानुगुप्त का इससे सती प्रथा का संबंध है, और इसमें सती प्रथा का ही चर्चा किया गया है एरन अभिलेख में।
अगला हम देख लेते हैं चौथा पॉइंट, बौद्ध स्तंभ लेख। ये भी मध्य प्रदेश में है और वासुदेव का है, शुंग वंश की चर्चा है इसमें, शुंग वंश से संबंधित है बौद्ध स्तंभ लेख। पांचवा देख रहे हैं हेलिडियोरस या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। ये भी आपका मध्य प्रदेश में, इसमें भागवत ने भागवत धर्म की जानकारी दी है, यानी भागवत धर्म से संबंधित है ये अभिलेख। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन, जो विदेशी यात्री थे उन्होंने क्या वर्णन किया है इसकी जानकारी भी हम देख लेते हैं। ये हम देखेंगे आगे की वीडियो में। वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगा, पढ़ने में इजी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पार्ट 4 में, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन। ये हमारा आगे का नेक्स्ट पॉइंट होगा, और इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम जल्द जल्द कराने वाले हैं, जिसमें आपको लगभग 1500 क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री के, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।